नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 16 अक्टूबर को 26 हफ्ते की गर्भवती विवाहिता को गर्भपात की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अदालत की तरफ से ये फैसला ऐसे समय पर सुनाया गया जब एम्स की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई कि महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा सामान्य है। अदालत ने पाया कि डिप्रेशन की मरीज महिला जिन दवाओं का सेवन कर रही है उससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल शुक्रवार को जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले में एम्स मेडिकल बोर्ड को आदेश दिया कि वो गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर रिपोर्ट दाखिल करें। महिला ने अपनी याचिका में कहा कि वो लैक्टेशन एमिनोरिया नामक डिसऑर्डर से जूझ रही है, उसे डिप्रेशन की भी बीमारी है और वित्तीय हालत भी ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपने तीसरे बच्चे को पालने के लिए काबिल नहीं है। 2 जजों की पीठ में असहमति के बाद चीफ जस्टिस के पास ये मामला पहुंचा। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 2 जजों की पीठ के सामने हुई थी। 11 अक्टूबर को हुई सुनवाई में पीठ ने खंडित फैसला सुनाया। एक जस्टिस ने गर्भपात की अनुमति देने में अनिच्छा प्रकट की, वहीं दूसरे जस्टिस का कहना था कि महिला के फैसले का सम्मान होना चाहिए। जस्टिस हिमा कोहली ने हैरानी जताते हुए कहा कि कौन सी अदालत कहेगी कि एक भ्रूण की दिल की धड़कनों को रोका जाए। उन्होंने कहा कि वो महिला को गर्भपात की इजाजत नहीं दे सकते हैं। वहीं न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने कहा कि अदालत को महिला के फैसले का सम्मान करना चाहिए जो गर्भपात कराने पर कायम रही है। जस्टिस कोहली और जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने 9 अक्टूबर को आदेश पारित किया था। पीठ में दोनों जस्टिस के बीच असहमति के मद्देनजर केंद्र की उस याचिका को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के समक्ष प्रस्तुत करने का फैसला किया गया, जिसमें केंद्र ने महिला को गर्भपात की इजाजत दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता ने अपने अपील में कहा था कि उसका दूसरा बच्चा अभी छोटा है और ब्रेस्ट फीडिंग करता है। ऐसे में महिला ने लैक्टेशन एमिनोरिया नाम के कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये तरीका फेल हो गया और वो प्रेग्नेंट हो गई। इसके बारे में उसे काफी समय बाद पता चला। कोर्ट ने भी माना कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रेगनेंसी की संभावना बेहद कम होती है। सोमवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ता को वर्चुअली पेश होने को कहा और उससे पूछा कि क्या वो प्रेगनेंसी को जारी रखना चाहती हैं, लेकिन महिला ने कोर्ट में अबॉर्शन की इजाजत मांगी। याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक महिला को पहली बार 28 सितंबर को अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला। 5 दिनों के भीतर वो सुप्रीम कोर्ट आई, उनमें से 3 दिन छुट्टी थी। कोर्ट में महिला का इलाज कर रहे अमित मिश्रा ने बताया कि उनका अक्टूबर 2022 से यहां तक की प्रेगनेंसी के दौरान भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज नोएडा के क्लिनिक में चल रहा था। दिसंबर 2017 में उनकी शादी हुई थी। पहला बच्चा 30 सितंबर 2019 और दूसरा बच्चा 30 सितंबर 2022 में हुआ था। हालांकि CJI चंद्रचूड़ ने सवाल उठाया कि नवंबर 2022 के शुरुआती प्रिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखा है कि किस बीमारी के लिए दवाइयां दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में महिला ने कहा था कि वो डिप्रेशन की शिकार है और तीसरे बच्चे के पालन पोषण के लिए आर्थिक, शारीरिक शिक्षा और भावनात्मक रूप से तैयार नहीं है। 9 अक्टूबर को कोर्ट की तरफ से इस महिला की कमजोर आर्थिक और मानसिक स्थिति के मद्देनजर उसे गर्भपात की इजाजत भी दे दी थी, लेकिन एम्स के मेडिकल बोर्ड ने एक नई रिपोर्ट में ASG को बताया कि भ्रूण के जीवित बचने की पूरी संभावना है। ऐसी सूरत में टर्मिनेशन से पहले बच्चे के हृदय की धड़कनों को बंद करना पड़ेगा। एम्स के डॉक्टर की रिपोर्ट को देखते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार 10 अक्टूबर को कोर्ट का रुख किया और गर्भपात की इजाजत के कोर्ट के पुराने आदेश को वापस लेने की मांग की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रो वर्सेस वेड केस का जिक्र हुआ। क्या था रो वर्सेस वेड केस, आइए जानते हैं। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन से जुड़े इस केस में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में फैसला सुनाया था। इसमें नार्मा मैककार्टी नाम की महिला को अपनी तीसरी प्रेगनेंसी अबॉर्ट कराने का अधिकार दिया गया था। कानूनी कार्रवाई में महिला को जेन रो नाम दिया गया था। महिला टेक्सास की रहने वाली थी, जहां अबॉर्शन कराना कानूनी अपराध था। महिला ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए टेक्सास के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हेनरी वेड के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसीलिए केस को रो वर्सेस वेड
नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में 7-2 से महिला के पक्ष में फैसला सुनाया था। हालांकि फैसले में यह भी कहा गया था कि अबॉर्शन का अधिकार हर बार मान्य नहीं होगा। महिला की सेहत और अजन्मे शिशु को बचाने की सरकार की कोशिशों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। इसमें कहा गया कि अमेरिका में अबॉर्शन संबंधी नियम प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर टाइम टेबल के आधार पर तय किए जाएंगे। कोर्ट ने अबॉर्शन के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया। इस आदेश के तहत तय किया गया कि सभी कोर्ट अबॉर्शन के कानूनों का आकलन स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी के तहत करेंगे। ये अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का सबसे स्ट्रिक्ट स्तर है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।